घुसपैठ है, यहाँ पे घुसपैठ है। तो बॉर्डर आपके में आपके अधीन है, पूरा फोर्स आपके अधीन है, तो किस बॉर्डर से घुसपैठ घुस रहे हैं आज 8 साल से, ये बताइए। सही बात है, मुख्यमंत्री जी पलटी मारे हैं, लेकिन हमेशा से उसका निशान तीर रहा है। लेकिन आपका हॉकी बॉल से स्टार्ट हुआ, हॉकी बॉल रहा, उसके बाद पतंग रहा, उसके बाद तीर रहा, अब भाजपा में है। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि एमआईएम भी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और भाजपा भी करती है, तो फिर भाजपा ही क्यों ज्वाइन करना था? और जब एमआईएम को ही ऐसा लगा तो मुझे लगा कि तुष्टीकरण की राजनीति है ये, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो नेताओं की चलती है, नेत्रियों की नहीं। तो फिर इसलिए आपने पार्टी बदल करके जदयू में आया। मिट्टी में मिल जाएंगे और भाजपा में नहीं जाएंगे, उसके बाद भाजपा में चले गए, उसके बाद आरजेडी में जिसको कोसते थे आज उनके साथ बैठ करके कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं। और आप अगर ये बात कह रहे हैं तो काफी लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आज। अच्छा है, मेरे मरीज भी बढ़ जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं लोकसभा की तैयारी चालू है। मैडम आप कह रहे हैं अभी तक भाजपा के साथ रहेंगी आप? हमेशा रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं रियाज रही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना जगह अपना गाँव में। आज हमारी खास मेहमान है डॉक्टर तारा सविता आर्या जी, जो कि IVF स्पेशलिस्ट है, साथ साथ में भाजपा की नेत्री हैं। और इनसे कई सवालात हैं, बड़े दिनों बाद आज बातचीत होगी। लगभग महज 3-4 महीना पहले इनसे बयान लिए थे जब ये जदयू में थी नहीं, लेकिन जदयू की बोर्ड लेके घूमती थी। लोगों का सवाल था कि जदयू की बोर्ड लेके क्यों घूमती है। फिर अचानक मैडम ने पलटी मारी, फिर भाजपा ज्वाइन की। तो सबसे पहले जाप से शुरुआत की थी, जन अधिकार पार्टी में गई, फिर एमआईएम में गई, फिर जदयू में गई, अब भाजपा में है। अगला स्टेप क्या है इनका, वो उस पर भी बात होगी। और साथ साथ में एक महिला जो 3 जगह अपने आप को दिखा रही कि हम कुछ कर सकते हैं, मॉडलिंग की दुनिया में भी है, डॉक्टर भी है और एक अच्छी नेत्री भी बनने की कोशिश कर रही है। तो क्या एक महिला तीनों जगह इस काम को पूरा कर सकती है? कई लोगों ने सवाल किया हमसे। महिला हैं आप और आप शुरुआती दौर से राजनीति में भी आपका दिलचस्पी दिखा रही हैं। आप IVF स्पेशलिस्ट हैं, साथ साथ में आप मॉडलिंग भी कर रही हैं और एक वेब सीरीज़ आया है माया, उसमें आपने किरदार आपका किरदार भी है, हाँ, लीड कैरेक्टर में है। तो ऐसे में मैडम हमको ये जवाब दीजिए, क्या आप तीनों जगह में लगता है कि आपका करियर संभव है तीनों जगह में? अगर आप चाहें तो कुछ भी संभव है। सबसे पहले तो अपना गांव के दर्शकों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक बात रही मॉडलिंग की या डॉक्टर बनने की या पॉलिटिशियन बनने की, हर किरदार में मैंने अपने आप को जस्टिफाई किया है। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो सिर्फ डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, डॉक्टर सभी होते हैं, सभी गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन IVF स्पेशलिस्ट इस पूरे रीजन में आप देखें तो सिर्फ एक मैं हूँ। दूसरी बात, अब आ जाइए आप मॉडलिंग की। कितने लोगों ने किशनगंज से निकल करके मॉडलिंग की और वेब सीरीज बनाया, मैंने बनाया। तो यहाँ भी मैंने खुद को स्थापित किया। अब आई तीसरी बात, नेत्री की बात। मैंने जरूर जाप से अपनी नेत्री होने का अपना स्टार्ट किया था पॉलिटिकल करियर, लेकिन जैसे जैसे मुझे मौका मिला, लोगों की ख्वाहिश जागी, लोगों का प्यार मिला, वहां वहां मैं गई। और जब मुझे लगा कि तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और तुष्टीकरण की राजनीति वहां हो रही है, तो मैंने उसे छोड़ करके जहां मुझे सही लगा मैं वहां पर अब पहुंच चुकी हूं। सवाल वही है कि आपने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति होती है, तो हर पार्टी में तुष्टीकरण की राजनीति होती है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। आपने जाप छोड़ा एमआईएम के लिए और एमआईएम ने आपको महिला जिला अध्यक्ष बनाई, उसके बाद फिर आप जदयू ज्वाइन की, फिर पलटी मार करके इतनी बार शायद ही मुख्यमंत्री जी पलटी मार सकते हैं तो हम कौन होते हैं? हम कौन खेत की मूली हैं? जब हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी को छोड़ करके चले गए आरजेडी के साथ, जिसको कि पानी पी पी के वो कोसते थे, आज सभी लोग मिल मिल के वो कोसते थे पानी पी पी के, आज वो लोग छोड़ के आरजेडी के साथ मिल गए हैं जेडीयू वाले, तो हम फिर क्या है? पलटी मारने की तो यहाँ बात ही नहीं है। मैडम सही बात है, मुख्यमंत्री जी पलटी मारे हैं, लेकिन हमेशा से उसका निशान तीर रहा है। लेकिन आपका हॉकी बॉल से स्टार्ट हुआ, हॉकी बॉल रहा, उसके बाद पतंग रहा, उसके बाद तीर रहा, अब भाजपा में है। क्या लगता है कि आपको इसमें कोई स्कोप दिख रहा है? बहुत स्कोप है। अगर स्कोप नहीं रहेगा तो उम्मीद अगर नहीं रहेगी तो इंसान आगे बढ़ेगा कैसे? कुछ उम्मीद या ख्वाहिशें लेकर के ही तो लोग किसी करियर में आता है, वो डॉक्टर हो, मॉडलिंग हो, वो कोई भी करियर हो, आप टीचर ही क्यों ना हो, आप किसान ही क्यों ना हो, फसल ही क्यों ना उगाते हो,
कुछ ना कुछ उम्मीद या ख्वाहिशें लेकर के ही तो आप किसी करियर में जाते हैं। तो मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मुझे भी है कि यहाँ की जितनी भी अगर आप पूछें तो नेत्रियों के, तो आपके सब जहन में कोई नेत्री का जल्दी आता ही नहीं है, एक आध को छोड़ के कि कोई नेत्री है ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, सीमांचल से भी तो एक नेत्री को भरना चाहिए। सिर्फ नेता लोग ही क्यों, नेता ही क्यों आगे बढ़े। आप बात करते हैं आधी आबादी की, तो आधी आबादी में तो औरतें भी आती हैं, वोट आप उनका लेते हैं, लेकिन नेत्रियों को आप जगह कहाँ देते हैं, जगह तो आप देते नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर नेत्री बनने का स्थापित कर रही हूँ, ताकि मुझे देख के और भी महिलाएं आगे बढ़े और पॉलिटिक्स में आए। एमआईएम चाह भी रहा था कि आप ठाकुरगंज से इलेक्शन लड़ें विधानसभा का, लेकिन आप विधानसभा इलेक्शन से पहले एमआईएम को छोड़ दी। और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि एमआईएम भी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और भाजपा भी करती है, तो फिर भाजपा ही क्यों ज्वाइन करना था। और लोगों का ये भी कहना है कि आपका अंतिम पड़ाव भाजपा ही था, इसलिए आपने इतना घूमने का काम किया। लोगों को तो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि मैडम को तो चांद पे जाना था, इसीलिए मैडम ने अभी अपना बुकिंग करा रही है चांद पे जमीन खरीदने का। तो जो कहते हैं वो लोग वो बोलते रहते हैं, मैं उतना ध्यान नहीं देती। पर हाँ, जो मेरे वेल विशर्स हैं, जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, उनको मैं जरूर ये बात बताना चाहूंगी कि ध्रुवीकरण की राजनीति सोच करके तो मैं कभी एमआईएम ज्वाइन नहीं की थी। मैंने हमेशा अपनों के लिए ये सोच के ज्वाइन किया था। मेरे मरीज ही मुझे अपने थे और उनको इंसाफ दिलाने के लिए मैंने एमआईएम ज्वाइन किया था। आप देखेंगे कि हमारी जो जहां हम रहते हैं वहां मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, तो मुझे कभी ये नहीं रहा कि हिंदू मुस्लिम मुझे करना है। मैंने यही सोच के एक हिंदू महिला होकर के मैंने एमआईएम ज्वाइन किया था, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और मैंने क्यों छोड़ा, ये आप सभी के सामने इसका जवाब है। और आज अगर मैं भाजपा में हूं, तो मैं इसको इस तरह से नहीं देखती हूँ कि मैं किसी ऐसी पार्टी में चली गई कि वही मेरा अंतिम पड़ाव है, वही मेरा अंतिम, मुझे घूम के वहीं पर जाना था तो मैं सीधे रास्ते चली जाती। इतना घूमती क्यों, लोगों की इतनी गालियां क्यों सुनती। जब मैं एमआईएम में गई थी तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, फिर भी मैंने एमआईएम में सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से और हर मोहल्ले हर गांव में जा के महिलाओं को एमआईएम के लिए मैंने बहुत ज्यादा काउंसलिंग की थी। लेकिन अब जब एमआईएम को ही ऐसा लगा, तो मुझे लगा कि तुष्टीकरण की राजनीति है ये, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो नेताओं की चलती है, नेत्रियों की नहीं। तो फिर इसलिए आपने पार्टी बदल करके जदयू में आया। क्या जदयू में भी आपको पार्टी बदली नहीं, मुझे ऑफर आया। जैसे कि मैं 1 साल पूरी बैठी रही, मुझे बहुत जगह से ऑफर था, आरजेडी से भी था, कांग्रेस से भी था, डायरेक्ट बड़े बड़े लोगों से था, लेकिन मैंने 1 साल कहीं ज्वाइन नहीं किया। जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये यहाँ पार्टियां बदलती रहती हैं, ये करती रहते हैं। अरे भाई, जब मुख्यमंत्री पार्टी बदलते रहते हैं तो हम कौन होते हैं बदलने वाले। मुख्यमंत्री से पूछिए ना, वो तो आपके सामने में बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे और भाजपा में नहीं जाएंगे। उसके बाद भाजपा में चले गए, उसके बाद आरजेडी में जिसको कोसते थे आज उनके साथ बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। तो मैं क्या चीज हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो अभी बस एक छोटा सा पौधा हूं इन सब के बीच। मैडम, आपकी राजनीतिक करियर लगभग 2015 से शुरुआत हुई है, तब से आज तक आप मेहनत कर रही हैं, लेकिन देखा जाए तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सचिव बन के हैं, अब तक कहीं भी कैंडिडेट नहीं बन पाई। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने कभी कैंडिडेट बनना चाहा ही नहीं। उस वक्त तक मेरे दिल में ये था ही नहीं कि मैं कैंडिडेट बनूं। मेरी इच्छा यही थी कि मैं पहले लोगों को समझूं, लोगों के दिल में बसूं, लोग मुझे प्यार दें, उनकी दुआएं मुझे लगे। और कैंडिडेट बनना होगा तो लोग खुद प्यार देंगे, खुद आवाज उठाएंगे मेरे लिए, मुझे बोलने की क्या जरूरत है। एक बात और है कि जब आप एमआईएम में थी तो गली गली घर घर जाकर के मेहनत करती थी, लेकिन जब एमआईएम छोड़ दी आप, जदयू में भी आपका इतना देखा नहीं गया मेहनत, ना ही भाजपा में दिख रहा है कि अब अभी ज़्यादातर अभी मॉडलिंग में और अपने हॉस्पिटल में टाइम दे रही हैं। इसका मतलब क्या, राजनीति से आप दूरी ले रहे हैं? नहीं, राजनीति के साथ में बिल्कुल दूरी नहीं, राजनीति के साथ बिल्कुल मैं हूं। और अभी सामने आप देखेंगे कि आने वाला लोकसभा चुनाव भी है, तो मैं एक कैंप भी प्लान कर रही थी, मेडिकल कैंप, जो कि भाजपा की तरफ से होता, जिसमें फ्री में महिलाओं का, मैंने सोचा था कि 200-300 महिलाओं का फ्री चेकअप और फ्री मेडिकल जो मेडिसिन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं करती। ये सब मैं करूंगी और आने वाले समय में आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। यानी सारे मैं कहना चाहते हैं कि आप लोकसभा की तैयारी शुरू कर चुकी हैं। हाँ, ये तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं। आप जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि लोकसभा आगे सामने में है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब लोकसभा की तैयारी शुरू करेंगे। देखिए, लोकसभा का चुनाव सामने में है, ये सारी जनता जानती है, सारी दुनिया जानती है, सारा भारत जानता है। अब ये बात जो कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं, और आप अगर ये बात कह रहे हैं तो काफी लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आज। अच्छा है, मेरे मरीज भी बढ़ जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं लोकसभा की तैयारी चालू है। मैडम, आप कह रहे हैं, अभी भी मैं नहीं कह रही।
मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं भाजपा के साथ हूँ और मैं भाजपा के लिए काम कर रही हूँ और आगे भी आपको मेरा काम कब दिखेगा। तक भाजपा के साथ रहेंगी आप? हमेशा रहूंगी। इसको बाइट को वो कर लीजिए, ये रिकॉर्ड ही हो रहा है मैडम, रिकॉर्ड कर लीजिए। जी हाँ, रिकॉर्ड ही हो रहा है। तो मैडम का कहना है कि भाजपा के साथ हमेशा रहेगी। अब देखने वाला दिलचस्प रहेगा कि कब तक रहते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि मैडम बहुत पलटी मार चुकी है और क्योंकि सेक्युलर मिजाज की भी है, हिंदू मुसलमान को लेके चलती है। और यहाँ पे एक बात और मैडम कि भाजपा के बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं और आकर के कह के चले जाते हैं कि यहाँ पे घुसपैठ है, यहाँ पे घुसपैठ है। तो बॉर्डर आपके अधीन है, पूरा फोर्स आपके अधीन है, तो किस बॉर्डर से घुसपैठ घुस रहे हैं आज 8 साल से, ये बताइए। सबसे पहली बात कि जिन्होंने भी ये बात कही है कि यहाँ पर घुसपैठ है, उनके लिए मैं दर्शकों से, आपके जो भी जनता सुन रही है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यहाँ कोई भी घुसपैठ नहीं है। जब बॉर्डर फोर्स इतना काम कर रही है, इतने अच्छे से कर रही है अपने जगह पे, तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता कि यहाँ पर घुसपैठ होंगे। ये बात को मैं सिरे से खारिज करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। मैं खुद यहाँ रह रही हूँ, मुझे 20 साल हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई घुसपैठ यहाँ नहीं है। जनता को मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ अगर उनको ठेस पहुँची है तो। हम विपक्ष एक तरफ हो रहा है, अभी महागठबंधन बन रहा है पूरा देश में, विपक्ष मजबूत हो रहा है, तो क्या लगता है ऐसे में कुछ होने वाला है क्या? अरे काहे का महागठबंधन आप बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी को जरा देखिए ना, जगह जगह घूम रहे हैं। हम लोग का जो सरकारी जो प्राइवेट जेट जो होता है उसको लेके सारे जगह सरकारी खर्चे पे घूम रहे हैं, सबको सारे मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, विपक्ष की एकता की बात करते हैं, जबकि डिप्टी सीएम के ऊपर चार्जशीट लग जा रहा है। और अभी वो कहाँ है, उनको ना कुछ सुनाई पड़ता है, ना कुछ दिखाई पड़ता है, ना कुछ समझ में आता है। और बोल ही दिए हैं हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है कि उनका तो मेंटल जो है मेमोरी लॉस हो रहा है, तो सही में उनको मेमोरी लॉस हो रहा है। क्या महागठबंधन करेंगे? वो पहले अपना जनता को तो संभाल लें। रोज इतनी मौतें हो रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, अत्याचार सब हो रहा है, जंगल राज फिर से आ रहा है, उसको तो पहले देख ले, बाद में वो समझे कि महागठबंधन करेंगे कि क्या करेंगे। आप सरकारी खर्च की बात करते हैं मैडम, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी सभी देशों में घूमते, सरकारी खर्च पे ही घूमते, और इस बार तो उन्होंने एक हीरा भी लगभग करोड़ों रुपए का दिया है, तो उसको लेकर कुछ नहीं बोल रही हैं आप? उसको लेकर के मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि जितना सम्मान आप कितने भी पीएम को देख लीजिए, आज तक जितने भी पीएम बने हैं हमारे इंडिया के, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई लीड पर है, कोई सबसे ज्यादा अगर जिसका नाम हुआ है, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। गर्व से हम कहते हैं आज आग उठा करके कि हम भारत हैं। पहले लोग चीन हो या यूएसए हो या अमेरिका हो, रशिया हो, सब हमें आग दिखाता था। आज भारत उनको आग दिखा रहा है। इस बार अमेरिका गए थे, तो स्वागत के साथ साथ उनको एक विरोध का भी सामना करना पड़ा था, कि कुछ लोगों ने उसको बायकॉट भी कहा, उनको हाय मोदी भी कहा, तो इसको लेकर क्या करते हैं? थोड़ी बहुत देखिए, हर तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, कोई अच्छाई सोचते हैं, किन्हीं के मन में कुछ ना कुछ राय रहती होगी, तो वो उनकी अपनी सोच होगी। जिन्होंने बॉयकॉट किया वो फिर अब ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। ऐसा बोलने से मुझे नहीं लगता कि कुछ खास प्रभाव मोदी जी के इस पर पड़ने वाला है। मोदी जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बहुत ही महान नेता है और उनके कुछ भी कहने से, किसी के बॉयकॉट करने से कोई असर नहीं पड़ता। भाजपा के दौर में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कोविड से जान बच गई भाजपा के रहते रहते, इसका शुक्र मनाइए। अगर कोविड के दौरान अगर भाजपा ने नेतृत्व नहीं संभाला होता, प्रधानमंत्री जी ने, और जितनी जल्दी वैक्सीन बनी कोवैक्सीन, जितना कि मीजल्स की भी नहीं बनी थी, बनाने में कम से कम 76 साल लगे थे या 70 साल लगे थे, तब जाके खत्म हुआ। आज देखिए तो आप कोविड का कोवैक्सीन 1 साल के अंदर बना और हम सारे आज जीवित हैं। इसका नतीजा है कि ये भाजपा के नेतृत्व में बना। आप यहाँ बेरोजगारी की 2014 से पहले आपकी सरकार बोली थी कि हमारी सरकार आने पर रोजगार को पूरी तरह से रोजगार देंगे, बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म कर देंगे। नहीं, वही सरकार जीतने के बाद बोलते हैं कि आप लोग पकौड़ा तलिए, पकौड़ा भी एक रोजगार है, तो एक ग्रेजुएट लड़का पकौड़ा कैसे तोड़ सकता है? अरे भाई, जब चाय बना के प्रधानमंत्री लोग बन सकते हैं, जहाँ की पहले सिर्फ परिवारवाद ही चलता था कि परिवार के लोग ही राजा हैं, तो राजा के बेटा ही राजा बनेंगे, तो ये सोचिए कि कोई चाय बनाने वाला चाय बेच के वो प्रधानमंत्री बन गए, तो कोई भी काम जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। और आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए ना कि वो कहाँ सोए हुए हैं। बेरोजगारी जो है यहाँ देखे ना जरा, आप अपना बिहार का आंकड़ा देख लीजिए, कितने लोग बेरोजगार हैं ग्रेजुएट होकर के। शिक्षक लोग को देख लीजिए, शिक्षा का उसके ऊपर उनको दिया नहीं जा रहा है, उनकी बहाली नहीं हो रही है, ये तक तो उनसे किया नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 6 लाख नौकरी उन्होंने इस बार दे चुके हैं। अरे वो क्या
6 लाख नौकरी देंगे जी, 6 लाख नौकरी से 12 करोड़ 20 लाख का वादा था, 12 करोड़ 6 लाख दे चुके हैं। 6 लाख दिए तो 20 लाख का भी कहाँ, अभी तो गिनती करिए, कम से कम आप 14 लाख का गिनती करेंगे ना हाँ। कि बेरोजगारी अभी है, क्यों नहीं बहाली कर रहे हैं? अगर बहाली करना ही है तो बहाली कर दीजिए, ताकि लोगों को जो है वो जो पास कर चुके हैं इससे पहले एग्जाम उनको सरकार, मिले। इससे पहले नीतीश जी के साथ सरकार आप लोग ही थे, तो पलटी कौन मारा? मुख्यमंत्री जी मारे। जब तक रहे तब तो नौकरी नहीं दी। नहीं तो पलटी तो जब तक थे 2 साल तो रहे ना मैडम, 2 साल में तो नौकरी हाँ, नहीं 2 दी साल आप में लोग। नौकरी वो दे सकते थे, तो हाँ। उनको जो है राज्य के लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल है। हाँ। सेंट्रल तो उनको दे ही रही थी, लेकिन वो राज्य को अगर ढंग से नहीं देखेंगे तो इसमें फिर जो एक राजा है वो अकेला क्या करेगा? कम से कम मुख्यमंत्री जी को तो सोचना चाहिए कि वो तो घूमने में लगे हुए हैं, कभी यहाँ इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी यहाँ शिलान्यास, कभी वहां शिलान्यास, कभी पुल उड़ जा रहा है तो हवा में बह जा रहा है, तो पानी में पुल बह जा रहा है। अगर पुल की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक पुल बनाया, NHAI का जो पुल बन रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बन रहा है, और वो पुल भी धंस जाता है। तो पुल को तो मत लीजिए, क्योंकि गुजरात में भी पुल उड़ गया एक बार, तो यहाँ भी तो पुल उड़ गया है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? बिहार सरकार को सिर्फ ब्लेम करने से नहीं होगा ना मैडम, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पुल उड़ सेंट्रल रहा को है। आप सेंट्रल के बारे में आप कहेंगे तो कहीं उड़ रहा है, कहीं दब हम रहा है। तो अपनी जगह की बात जरूर करेंगे, क्योंकि हाँ। हम जहाँ जन्म लिए हैं हम तो पहले उसकी बात करेंगे कि भाई हमारे यहाँ लोगों को कितनी आसानी लेकिन आपका होती जहाँ गाड़ी पे और- अभी आपका जन्म पटना में हुआ, पटना में जो हादसा हुआ था पुल का, नहीं, मेरा जन्म डेहरी ऑन सोन में चलिए। हुआ, जो कि सासाराम और उसके नजदीक पड़ता है, वहां पर भी पुल उड़ा है, हाँ। खगड़िया और इसके लेकिन बीच। आपका ससुराल में भी पुल उड़ा है मैडम, पुल दब गया हाँ। है, उड़ा नहीं दब गया है, इसको लेकर बिल्कुल। कुछ नहीं बोल रही हैं आप। नहीं और ठीक ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हो रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हुआ है, इस पर जांच कमेटी भी बैठेगी और बैठ करके देखेगी कि आखिर ये माजरा क्यों हुआ और किस लिए ये हादसा हुआ है, इसके ऊपर भी जांच कमेटी बिठाई गई है। चलिए बात करते हैं शिक्षा के बारे में। जी। AMU एक ऐसा इदारा है जो खुल जाए तो किशनगंज ही नहीं बल्कि पूरा सीमांचल का भविष्य बदल जाएगा, जिसको लेकर के बिहार सरकार ने बहुत पहले जमीन दे चुका है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक फंड रिलीज नहीं किया है, जिसको लेकर के आप जब भाजपा में नहीं थी तो कई बार आपने भी धरना प्रदर्शन की थी, इसको लेकर के धरना में गई थी आप, अभी आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल रही हैं। MLA बनाई क्या आप लोगों ने मुझे? MP बनाया क्या आप लोगों ने मुझे? आपके MLAs कहाँ हैं? आपके MP कहाँ हैं? उनसे पूछिए। MLAs तो बोल रहे हैं कि मेरे उनकी सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जी। असेंबली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो विधानसभा में ये बात को, मुद्दे को उठा के और छीन के अपना हक लाएं, और अगर नहीं ला सकते हैं तो कम से कम अपने जगह से मैडम आप त्यागपत्र दे दें। जब भाजपा की बात आती है तो विश्व गुरु की बात आप ही करते हैं, लेकिन जब बात करें AMU की तो आप यहाँ पे क्योंकि मेरा दर्द- यहाँ पे MP MLA ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल ढूंढेंगे, क्योंकि सवाल तो वही करेंगे ना। हाँ। देखिए, मेरा और आपसे सवाल करने से, बात करने से तो होगा नहीं। ये बात अगर हम डायरेक्ट जाके विधानसभा में जो लोग बैठते हैं वो अगर नहीं, लोग सभापति से बात लोग करें। आपको बड़ी नेत्री देख रहे हैं यहाँ पे भाजपा अच्छा, की, तो भाजपा की बड़ी नेत्री होने के नाते आपका भी तो दायित्व है कि बिल्कुल। AMU को लेकर के बात करें आप। बिल्कुल मेरी दायित्व है, और मैंने इसलिए धरना भी दिया है, और मैं ये चाहती भी हूँ कि AMU मेरा दुखता हुआ रक्त है, और मैं चाहती हूँ कि इस दुखते हुए रक्त को पूरी तरीके से जो है इसको जस्टिफाई किया जाए और इसका फंड रिलीज हो, और मैं यहाँ के सारे MLA जितने भी हैं और जो भी हमारे MP साहब हैं उनसे भी मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि वो इस बात को जरूर उठाएं और फंड रिलीज करवाएं, क्योंकि अगर वो फंड रिलीज नहीं कराते हैं तो कितने लोगों की शिक्षा जो है वो यहाँ पर ऐसे ही रह जाती है, और शिक्षा नहीं रहेगा तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, राज्य कभी आगे नहीं बढ़ेगा, और सीमांचल बहुत पीछे रह जाएगा। मैडम आखिरी सवाल, क्या आने वाला वक्त में कांग्रेस और RJD खाली है? क्या यूं ही छूटा हुआ है आपसे, क्या उसमें जा सकती हैं आप? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है, आखिरी सवाल। क्योंकि सभी पार्टी को आपने देख लिया है, सभी पार्टी का मजा चीख लिया, क्या पता अब कांग्रेस और RJD बचा हुआ उसमें भी जाएं आप। इतनी भी अच्छी पार्टी वो नहीं है कि तारा श्वेता उसमें जाए। चलिए एक सवाल और आखिरी कर देते हैं, ओवैसी साहब को छोड़ दिए, अभी मोदी जी के पार्टी में हैं आप, दोनों पार्टी में फर्क क्या दिख रहा है आपको? बहुत फर्क है। जैसे देखिए, अगर आप फर्क करने बैठेंगे और इस पर अगर ज़्यादा मैं क्लोज जा करके अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो बहुत ज़्यादा डिबेट हो जाता है, डिबेटेबल हो जाता है, क्योंकि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं MIM के वो यहाँ है नहीं, और ये सवाल करके आप MIM को ज़्यादा से ज़्यादा वो दिलवा रहे हैं, TRP उनकी बढ़ जाएगी, इतना बोलूंगी। भाजपा में मैडम भाजपा की भी TRP बढ़ रही है, मैं BJP के बारे में आपको ये बताऊंगी कि BJP में जाके
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही संतुष्टि लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हाँ, यहाँ पर जो नेत्रियां हैं या जो भी काम करते हैं वो सलीके से करते हैं, डिसिप्लिन से करते हैं, और यहाँ पर मान मिलता है नेत्रियों को, सिर्फ सम्मान नहीं, इस बात के लिए भी मान सम्मान मिलता है कि आपको भी भविष्य में जाके आपका कोई भविष्य बन सकता है। पर मैंने ये देखा कि एमआईएम में औरतों के लिए कोई भविष्य नहीं है, इसीलिए मुझे ये बात बहुत खली। और इतना काम करने के बाद भी कई वार्ड पार्षद जीती हुई है, कई मेयर भी है। मेयर रहने से सिर्फ होगा क्या? हाँ। सिर्फ मेयर रहने से क्यों भाई? विधानसभा के लायक नहीं है औरत का जो चेहरा? क्या एमपी के लायक नहीं है औरत का चेहरा? सिर्फ जो मेल है, जो पुरुष हैं, वही बन सकते हैं, औरतें भी तो बन सकती हैं। क्या कमी है? पहले ही पार्टी छोड़ दी। मैंने इलेक्शन से पहले पार्टी नहीं छोड़ी है, तो क्या इलेक्शन के बाद टिकट्स नहीं दिए जाते हैं? इलेक्शन के दौरान टिकट नहीं दिए जाते हैं कि आइए टिकट लीजिए और इससे लड़िए? क्या ऐसा नहीं होता है? आने वाला लोकसभा टिकट भाजपा आपको देगी यहाँ पे? अब ये तो जो है वो जो तय करते हैं वो तय करेंगे कि उनको देना है कि नहीं देना है। चेहरा अभी यहाँ पे धुंधला है, कोई दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि तारा को टिकट मिल सकती है? जनता बताएगी, आपको बताएगी जनता की मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मिलेगी तो आप देख लेंगे, और नहीं भी मिलेगी तो भी मैं उनके साथ हूँ जिनको मिलेगी। भाजपा गई तो भाजपा में कुछ तो सोच के गई ना, कुछ तो प्रॉफिट को लेकर के गई आप। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? मैं तो पहले से ही एक डॉक्टर हूँ, मुझे प्रॉफिट लॉस की कोई चिंता नहीं है, और मॉडलिंग भी कर रही हूँ, साथ ही साथ मुझे 1-2 मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी आए हैं, ये भी सीमांचल के लिए गर्व की बात है। और जहाँ तक नेत्री होने की बात है, ये जनता तय करेगी कि मुझे टिकट मिलना चाहिए या किसी और को मिलना चाहिए। जिसे भी मिलेगा मैं उनके साथ हूँ, मुझे मिलता है तो मैं अपने साथ हूँ और जनता मेरे साथ रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जी थी, और कई लोगों का सवाल था कि भाजपा का आने वाला लोकसभा टिकट किनको मिलेगा, क्या मैडम भी उम्मीदवार है? तो कहीं ना कहीं मैडम भी उम्मीदवार है, बोलना नहीं चाह रही है। आने वाला वक्त देखेंगे कि उम्मीदवार कौन बन रहे हैं। मैडम भी बोल रही कि हम पार्टी कभी और नहीं छोड़ेंगे, दूसरे पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि अब तक 3 पार्टी छोड़ चुकी है, चौथी पार्टी में है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि इस पार्टी के साथ कितने दिन बनी रहती है। मैं आपका दोस्त रियाज रही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।